हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है आप लोगों को? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमें गैस्ट्राइटिस फोकस करना था। ठीक है, हमने गैस्ट्राइटिस पे आज एक आउटलाइनिंग देखनी है उसकी, और उसके बाद उसको उसी हिसाब से पढ़ना है, एग्जाम के हिसाब से। कोशिश करेंगे हम, पहले उसकी आउटलाइनिंग देख लेते हैं। ठीक है। आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, आ रही है आवाज। ओके। चलिए, गेस्ट जीआईटी हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट ना सब्जेक्ट में से है, टॉपिक में से है। इसको प्रॉपर ध्यान से पढ़िए, जितना आप इसको फोकस कर सकते हो फोकस करिए, क्योंकि ये रूटीनली टॉपिक है। तो हमारी लाइफ में रूटीन रूटीन प्रैक्टिस में, रूटीन लाइफ में आपको पढ़ने को मिलेंगे। ठीक। चलिए, गैस्ट्राइटिस पढ़ने से पहले हल्का फुल्का हम देख लेते हैं नॉर्मल स्टमक एनाटॉमी को। हालांकि ये टॉपिक थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में नहीं है, ये फर्स्ट ईयर का काम था, जो पहले कवर कर लेना चाहिए आपको। अगर किसी ने नहीं किया है, आज जाके वो उसको कवर कर ले। यहाँ से इसोफेगस का एंड है। ठीक, ये स्टमक का स्टार्टिंग पॉइंट है। ये फंडस, ठीक, सर्कुलर लेयर है, लॉन्गिट्यूडिनल लेयर है, ऑब्लिक लेयर है, ग्रेटर कर्वेचर है ये पूरा, ये लेसर कर्वेचर है। यहाँ रफ बने हुए हैं, ये रफ। इनका भी अपना यूज है। आप फिजियोलॉजी में जाएंगे तो आप इनको भी पढ़ेंगे, इनके बारे में कैसे समझें, क्या देखें। ठीक है, प्रॉपर तरीके से एनाटॉमी फिजियोलॉजी आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप चीज़ों को प्रॉपर समझ सकते हैं। इस बात को हम कई बार जिक्र कर चुके हैं, मगर हम थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर को पढ़ा रहे हैं, तो अभी फर्स्ट ईयर से हम यहाँ नहीं एक्सप्लेन करना चाहते। अब देखिए, एंट्रम, ये सब नाम रट लो, अभी जब क्लास चलेगी तो ये सब नाम आने वाले। कार्डियक एंड आने वाला है, अभी एक्लेजिया कार्डियक हमने पढ़ा था। लोअर एंड जो इसोफेगस का था, स्फिंक्टर था, वो रिलैक्स नहीं हो पा रहा, वो डिसऑर्डर हम पढ़ चुके हैं। उसके क्या सिम्टम आएंगे ये भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये देख लीजिएगा, जी सेल्स यहाँ पे, गैस्ट्रिन, ठीक, इसका भी अपना रोल है। सब फिजियोलॉजी है, पहले ही इसको पढ़ लीजिएगा। पैराइटल सेल्स यहाँ मौजूद है, इनका क्या रोल है। एसिड, चीफ सेल्स, पेप्सिन। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि किस पार्ट से कौन से हार्मोन, कौन से एंजाइम क्या रिलीज हो रहे हैं और उनका काम क्या है। ये तो हमारी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की बात हो चुकी, कौन सा पार्ट कहाँ है और किस पार्ट से क्या रिलीज हो रहा है, तभी आप लिंक मिला पाएंगे थर्ड ईयर की। वरना फोर्थ ईयर थर्ड ईयर आपको समझ नहीं आएगी। अगर आपको लिंक नहीं मालूम कि किस पार्ट से क्या रिलीज हो रहा है, तो आप कभी भी नहीं समझ पाएंगे किस पार्ट पे ही आपको अफेक्शन देखने को क्यों मिल रहा है। ठीक है, चलिए, तो कार्डियक म्यूकस सेल्स, इनका भी रोल है। फंडस में पैराइटल सेल्स हमारे पास एसिड है, एसिड कौन रिलीज कर रहा है, इसका भी रोल है। एसिड कैसे रिलीज होता है, इसका भी अपनी मैकेनिज्म है। एंट्रम में क्या है, जी सेल्स हैं, गैस्ट्रोन रिलीज कर रहे हैं, इनका क्या रोल है। यहाँ से ड्यूडेनम चालू हो जाता है, तो इसके पार्ट भी आपको मालूम होना चाहिए कि कहाँ हमारा गैस्ट्रिक पार्ट है, कहाँ हमारा इसोफेगस वाला पार्ट है, कहाँ हमारा ड्यूडेनम वाला पार्ट। ये
डिफरेंशिएट करना आपको आना चाहिए, तभी आप फ्री डॉक्टर कहलाएंगे। ठीक, स्टमक में नॉर्मल देखिए, सरफेस, म्यूकस सेल्स, पैराइटल सेल्स, ठीक, चीफ सेल्स हैं, चीफ सेल्स, ये ऑलरेडी लोकेशन बताई गई है किसकी कहाँ सेल्स, नॉर्मल आइडिया लगाया गया उससे। ठीक, अब देखिए इसके बारे में हल्का सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे दूं, हालांकि इतना एग्जाम में आपको लिखना नहीं है, ये जो अब मैं पढ़ा रहा हूँ वो एग्जाम का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ लिंक मिलाने के लिए आपको मैं पढ़ा रहा हूँ कि अभी जो हम पढ़ेंगे गैस्ट्राइटिस, उससे पहले आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए। अगर स्टमक की हम बात करें फंक्शन की, सबसे पहला फंक्शन है मिक्स करता है फूड को, चूंकि फूड यहीं आकर रिजर्वोयर होगा, यही रिजर्व होगा, उसको मिक्सिंग करने का काम हमारा स्टमक का है। फिर डाइजेशन किस किस चीज का, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और फैट्स, ध्यान रखना यहाँ के जूस काम करते हैं, यहाँ से आगे गाड़ी बढ़ेगी, आगे जाके एब्जॉर्ब अलग अलग एरिया में होते चले जाएंगे। तो यहाँ पे रिजर्व, मिक्स और डाइजेशन स्टार्ट हुआ था, डाइजेशन यहीं से। ठीक, एक्टिवेट करेगा कुछ एंजाइम को, डिस्ट्रॉय करेगा कुछ बैक्टीरिया को, चूंकि इसके पास एसिड है। फिर मेक इंट्रिंसिक फैक्टर किसके लिए, B12 एब्जॉर्प्शन के लिए। अगर इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होगा तो विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा, और हम लोगों ने तो पढ़ा था मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, जो इसकी डेफिशिएंसी हो जाता है, तो आपको वहां से लिंक मिलानी पड़ेगी। ठीक, डिस्ट्रॉय कर देगा सब बैक्टीरिया को। तो ये तो इसके फंक्शन है बेसिक बेसिक जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो कि आपको फिजियोलॉजी में पढ़ने को मिलेगी। मिक्स करना, रिजर्वोयर, स्टार्ट हो जाएगा डाइजेशन का, यहाँ पे प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, फैट्स है, कई सारे एग्जाम को एक्टिवेट कर देगा आगे की प्रोसेस के लिए। और यहाँ पे एक और है जो कि इंट्रिंसिक फैक्टर, जो कि विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी है। ठीक, तो इसके बेसिक फंक्शन हुए स्टमक। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन है एल्कोहल, वाटर, लाइपोफिलिक एसिड और विटामिन B12, ये कुछ मुख्य कंटेंट है जिनका ये एब्जॉर्प्शन भी करता है। ठीक, तुम्हारी पूरी की पूरी GIT बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारी पूरी बॉडी के फंक्शन में, माउथ से लेकर बिल्कुल लास्ट तक, हर एक पार्ट का अपना एक स्पेसिफिक फीचर है। अभी हम गैस्ट्रिक की बात कर रहे हैं, स्टमक की बात कर रहे हैं, अब हम इसकी डिसीज पढ़ेंगे जिसको पढ़ने के लिए आज हम बैठे हुए, जिसका नाम है गैस्ट्राइटिस। जहां आपको आइटिस लग जाएगी तो वहां इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन, उस पार्ट का पढ़ेंगे। यानी आज गैस्ट्रिक म्यूकोजा का इन्फ्लामेशन पढ़ने वाले हैं, उसको हम बोलेंगे गैस्ट्राइटिस। देखिए आप, द टर्म गैस्ट्राइटिस इज यूज्ड टू डिनोट इन्फ्लामेशन एसोसिएटेड विथ म्यूकोजल इंजुरी। अगर आपको इतना नहीं याद होता तो सिर्फ इतना भी याद कर लीजिएगा, इन्फ्लामेशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा इज कॉल्ड गैस्ट्राइटिस। सफिशिएंट है। ठीक, गैस्ट्राइटिस यूजुअली ड्यू टू इन्फेक्शियस एजेंट्स, जैसे कि H पाइलोरी बैक्टर, H को बोलते हैं हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, एंड ऑटो इम्यून या हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। तीन बेसिक कॉज है जहां जो आपको गैस्ट्राइटिस में देखने को मिलेगा। एक हमारा है इन्फेक्शियस, सबसे ज्यादा कॉमन है H पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। दूसरा है ऑटो इम्यून, ऑटो एंटीबॉडी बन जाएंगे गैस्ट्रिक म्यूकोजा के खिलाफ। और तीसरा है किसी न किसी चीज के प्रति हमारी गैस्ट्रिक म्यूकोजा हाइपर सेंसिटिव हो जाएगी। कई लोगों को देखना आप, नॉर्मल फूड जो हम खाने में यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल मिल्क हो गया, उन्हें उससे ही एलर्जी हो जाएगी, हाइपर सेंसिटिविटी हो जाएगी, और वो कई बार बंदा नॉर्मल फूड खा रहा है और उसके बाद उसे कंप्लेंट हो जाएगी इस टाइम, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, और रिजल्ट मिलेगा हमको इन्फ्लामेशन। तीन बेसिक कॉज समझ आ रहे हैं आपको, या आपको इन्फेक्शियस एजेंट्स होगा, जो मेन एजेंट होता है यहाँ पे वो है H पाइलोरी। दूसरा अगर कॉज ढूंढेंगे तो ऑटो इम्यून होगा, और तीसरा अगर हम कॉज देखेंगे तो यहाँ पे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तीन कॉज बेसिक है आपको गैस्ट्राइटिस। यहाँ तक क्लियर हुआ आपका, या कुछ है तो बताइए। हेलो, क्लियर है? जी सर। ये सर
हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन जो लिखा है सर, वो किसके लिए है? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का मीनिंग होता है हमारी बॉडी, मैं आपको समझाता हूँ 2 सेकंड, मैं कोशिश करता हूँ एक नई स्लाइड लेने। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक स्लाइड यहाँ ली, मैं आपको समझा। फॉर एग्जाम्पल हमारी एक गैस्ट्रिक रिपेयर, यहाँ फूड आया, जो चीज हम नॉर्मली खाते हैं उससे हमारी बॉडी रिएक्ट नहीं करती, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन नहीं देगी। कई बार क्या हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल हमने मिल्क लिया, सपोज दैट मिल्क लिया, और हमारी गैस्ट्रिक म्यूकोजा में जो ऑलरेडी सेल्स मौजूद है वो इसी फूड से भी ओवर रिएक्ट कर देगी। यानी ये अपने ही बेनिफिशियल चीज को समझ नहीं पा रही है कि हमें इसके खिलाफ कितना रिएक्शन देना है। इसकी जो अपनी रिकॉग्नाइजिंग पावर है वो फेल हो गई, मॉडिफाई कर दिया किसी ना किसी फैक्टर ने हमारी अपनी इम्यून पावर को, कि वो अवन और अपने और परायों को पहचान नहीं पा रही। तो क्या करते हैं हम उस समय, 2 कंडीशन होती है, या तो हम हाइपो रिएक्शन देते हैं या हम हाइपर रिएक्शन देते हैं, दोनों ही गलत। बैलेंस रिएक्शन बॉडी नहीं कर पा रही, वो है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। जितना रिएक्ट नहीं करना चाहिए उतना रिएक्ट कर गया, हमारी इम्यूनिटी को किसी ने मॉडिफाई कर दिया। समझे? कुछ आइडिया आया कुछ? यस सर, थैंक यू। हाँ, ओके। एक और मैं एग्जांपल देता हूँ रूटीनली, जो हमारी आपकी जिंदगी में होता रहता है। कई लोगों की मानसिकता, कुछ नेता लोग या कुछ मीडिया या जो भी आप कोई भी मान लें, उनको वो इन्फ्लुएंस कर देते हैं। पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, अनपढ़ तो खैर उनकी तो मजबूरी है, उनके पास अपना बेसिक सोर्स नहीं है चीजों को अंडरस्टैंड करने का, तो उनसे तो गलती हो सकती है, समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बहुत कहते हैं, हमने ऑर्गन भी पढ़ी है, हमने मैट्रीमेडिका भी पढ़ी है, हम एलाइड भी पढ़ रहे हैं, हमने फार्मेसी भी पढ़ी है, हमने एफएमडी भी पढ़ी है, यानी हमारे पास बेसिक है नॉलेज चीजों को अंडरस्टैंड करने की। होम्योपैथी, कई लोग ऐसे होते हैं जो शौकिया होम्योपैथी करते हैं, उनसे पोटेंसी गड़बड़ हो जाती है कई बार मेडिसिन भूल कर जाते हैं पहचानने में। तो कॉमन है, क्योंकि उनके पास उतनी बेसिक नॉलेज नहीं है कि वो इन चीजों को फाइंड आउट कर सके। फॉर एग्जाम्पल कल का ही मैं केस लूँ, मैं आपको बताऊँ। एक बंदा था, उसने मुझसे ऑरम मैट मांगा, किसने बताया होगा? उनकी वाइफ को कुछ डिसऑर्डर था, मेंटल डिसऑर्डर था, तो मैंने उसको सिर्फ 1 ड्राम मुझसे मांगा, मैंने 20 रुपए का दे दिया। तो बड़ा खुश हो गया, अरे सर बड़ी सस्ती मेडिसिन है। मैंने हाँ कोई बात थोड़ी सी है। तो बोले अगर आपसे ट्रीटमेंट कराएं तो मैंने की, फिर हम अपनी फीस चार्ज करेंगे, केस को समझेंगे, उसकी एनालिसिस करेंगे और फिर मेडिसिन देंगे। समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हमने उस केस में आधा घंटा मेहनत की, फिर एक सुटेबल मेडिसिन निकाली और चार्ज हुआ उसका 1350 रुपये। यहाँ चार्ज मेडिसिन का नहीं है, बात को समझिए। यहाँ चार्ज आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग पावर का है। मेडिसिन तो उसको 20 रुपए में मिलने तैयार थी, 200 रुपए तो फीस चार्ज की। उसके बाद आपने जो अपना जीवन का बहुत मामूल समय गुजारा है, उस चीज का चार्ज करना है। ठीक, तो हम हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन नहीं कर रहे, हमने वही किया जो हमें उस समय करना चाहिए। क्योंकि आप लोग भी प्रैक्टिशनर बैठे हुए हैं, मैं आपको ये समझा दूं, ट्रीटमेंट सिर्फ वो नहीं होता जो आप मेडिसिन दे रहे हैं। बिल्कुल गलत फहमी में जी रहे हैं अगर कोई ये समझता है कि मैंने सटीक मेडिसिन ढूंढ ली तो मरीज ठीक हो जाएगा। आप, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, मरीज को ठीक करने के लिए बहुत सारी चीजें जरूरत पड़ती है। आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ओवर है कि हाइपो है, आपकी टॉकिंग बिहेवियर, आप बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं या बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, या जितना है उतना दे रहे हैं, आप कैसे उसको अपने बिलीव में ले रहे हैं, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। 80% मैंने ये देखा है कि अगर आपसे ठीक से उसे डील कर रहे हैं मरीज को, तो वो आप पे बिलीव करने लग जाता है, उसके अंदर से पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होने लग जाते हैं और आपकी दी हुई मेडिसिन काम करने लग जाती है। इस बात का एग्जांपल आप कई बार देख लेना, सेम मेडिसिन आपका कंपाउंडर दे देगा उसी मरीज को, काम नहीं करेगी। सेम मेडिसिन आप आकर दे देना, बस 4 बात कर लेना उससे अच्छे तरीके से, वही मेडिसिन काम करेगी उसको, क्योंकि आपका एक ऑरा होता है, आपका एक ऑरा होता है और उस ऑरा के अंदर मरीज घूमता है।
फॉर एग्जाम्पल हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, ऐसे खड़े हो जाते हैं सरेंडर होकर। क्यों? क्योंकि आप इस एक औरे के अंदर आ गए हैं, आपको लगता है कि यार यहीं बैठे भगवान, तो बस अगर यहाँ कुछ गड़बड़ कर दी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए सरेंडर रहो, देखना भी नहीं है दौर पर। और जैसे ही आप मंदिर से बाहर आते हैं, मस्जिद से बाहर आते हैं, आप फ्री हो जाते हैं, आप गलत देख भी रहे होते हैं, गलत कर भी रहे होते हैं, उतना डर आपके अंदर नहीं होता। वह क्या भगवान चला गया, अल्लाह चला गया, खुदा चला गया, अब कोई देखने वाला नहीं है आपको, अब क्यों फ्री हो आप? किसने आपको मंदिर मस्जिद में सरेंडर कर दिया था? किसने आपको फ्री कर दिया? क्या चीज है आपके पास ऐसी? समझ पा रहे हैं ना आप? कुछ और भी चीज काम करती है, क्रिएट करना पड़ता है आपको कुछ और चीज, एक और क्रिएट करना पड़ता है। तो ये गलत नहीं है, उसे ट्रीट करना है तो आपको ढेर सारी चीजें करनी पड़ती। हाँ, तो मैं बोल रहा था हाइपर सेंसिटिव और हाइपोसेंसिटिव रिएक्शन क्या होती है, जब हमारा अपना इम्यून सिस्टम चीजों को प्रॉपर अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है, तो वो रॉन्ग रिएक्शन देने लग जाता है, या वो कम सर मेरा होगी। एक क्वेश्चन है सर। जी जी बताइए। सर आप जैसे बोल रहे हैं ये तो हम देखते हैं सर, हमको ऐसा लगता है सर, ऐसे पेशेंट होते हैं जिसको सर थोड़ा सा हाइपोकॉन्ड्रियासिस जैसा है, हिस्ट्री जैसा है, उनके ऊपर तो सर डॉक्टर का एक असर होता है। लेकिन सर जहाँ पे पैथोफिजियोलॉजी डिस्टर्ब हुआ है, जहाँ पे मेडिसिन का एक्शन पैथोफिजियोलॉजी है सर, तो वहाँ पे तो सर मेडिसिन जा करके अपना काम औरा के बाद में भी तो काम कर सकता है ना सर। जैसे कि नहीं, पेट में दर्द होता है हाँ हाँ, ना सर, जैसे देखो पेट में ये हम पेन हो और रहा है सर। क्वेश्चन के और अंदर चले गए। राइट आपका आंसर जी है, राइट आपका क्वेश्चन है, हम एक क्वेश्चन के और अंदर चले गए। फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बस ऑरा बना के बैठ जाएं। जी सर। आपने सही चीज पकड़ी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ हम ऑरा बना के बैठ जाए, ताम झाम लगा लिए, बातें कर ली, अब मरीज ठीक हो जाएगा ना। मैंने ये बोला कि आपको जी हर बिंदु पर टच करना पड़ेगा। आपको राइट, नॉलेज, ठीक। बेसिक नॉलेज तो आपकी स्टार्टिंग में मैंने बोल चुका हूँ कि आपको एलाइड भी आती है, आपको मैट्रिमेट का भी आती है, आपको परमानेंट भी आती है, ये तो चाहिए ही चाहिए, मस्ट है ये तो, जी इसके बिना तो उसके काम ही बाद ये नहीं। चाहिए। ठीक। इसके अलावा और क्या चाहिए, मैं वो बोल रहा हूँ। नहीं तो आप ये गलत फहमी पाल लें कि नहीं सर ने बोला है अब तो और क्रिएट करना है, भाड़ में गई मैट्रिमेट का, भाड़ में गई और ऐसा मत कर देना। हाँ, नहीं है सर। ये गलत फहमी मत पालिए, ठीक है। हमें हर स्तर पे काम करना होता है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ सक्सेसफुल बनने के लिए। ओके अगर ओके आप सर, अपनी थैंक चीज यू। को हर पॉइंट पे क्लिक करेंगे ना, तो आप अच्छे रिजल्ट्स पाएंगे। अब ठीक। मरीज को अच्छा एनवायरनमेंट दीजिए, मरीज को अच्छी टॉकिंग दीजिए, मरीज को अच्छी काउंसलिंग दीजिए, मरीज को अच्छी मेडिसिन दीजिए, अच्छी पैकिंग राइट, दीजिए, तो देखना फिर आपको बाकी लोगों से तुलना में अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। ये मेरा पर्पज है, सही है सर। ठीक है ना। ठीक, फॉर एग्जाम्पल हाँ सर। अभी मैं कैसे बोल रहा था हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है। मेरे एक मित्र हैं जो टीचर है, ऑलरेडी हिंदी पढ़ाते हैं शायद कॉम्पिटिशन एग्जाम में। मैं यहाँ पर नाम ओपन नहीं कर रहा हूँ, क्या पता कोई उनके कॉन्टेक्ट का यहाँ बैठा हो और ये चीज वहां तक पहुंचे, इसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, फिर वहां से रूमर क्रिएट होगी। मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है। जब दंगल मूवी, जो अभी कौन सी मूवी आई थी आमिर खान की, चड्डा, लाल सिंह, तो वो मुझे पर डे ऐसे कुछ लिंक भेजता था या फोटोग्राफ्स, या जिससे कि मैं उस पर रिएक्ट करूं, तो वो बॉयकॉट में ट्रेंड में शामिल थे। अरे सर ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, इन्होंने संस्कृति को ये किया है, इन्होंने देश को, मतलब जो भी उसको देखा उसने मीडिया पे पढ़ा, हालांकि उसका ज्ञान पूरा नहीं था। मुझे हंसी आती थी कि चवन्नी छाप लोगों का काम को एक टीचर कर रहा है, समझ नहीं आती। सडनली उसने जिस दिन रिलीज थी, उसने बोले सर सुपर फ्लॉप करके मानेंगे तभी हमारी संस्कृति बचेगी। ओके, इसका मतलब देश की बहुत चिंता है। मेरे से बिल्कुल सर, देश के लिए, संस्कृति के लिए हम अपनी जान भी दे देंगे। मैं अच्छी बात है, टीचर होके ऐसे जुनून होना चाहिए। उसी दिन एमपी की घटना थी, एक हमारे यहाँ बाबा थे मिर्ची बाबू, शायद आप लोग उसको जानते हो नहीं जानते मुझे नहीं पता। वो रेप केस में गिरफ्तार हुए, रेप किया उसमें गिरफ्तार हुए। मैंने वो कटिंग भेजी उनको, फोटो में वैसे भेजता नहीं हूँ। गुस्सा आ रहा था बार बार कि आप मुझसे क्या दिलवाना चाहते हो। मैंने कि सर इसका विरोध करना है या नहीं करना, इसको बॉयकॉट करना है कि नहीं करना, या इससे अपनी संस्कृति का मान सम्मान बढ़ जाएगा, देश का मान सम्मान बढ़ जाएगा, या अभी भी फोकस हमें आमिर खान पे ही करना है। तो गुस्सा हो गए, अरे सर आप कैसी बात करते हैं, आप करिए ना विरोध, कौन मना कर रहा है।
तो मैंने पूछा, मैंने क्यों करूँगा? आपको तो संस्कृत ठेका है, आपको तो देश की चिंता है, इससे देश बदनाम होता है कि नहीं होता? संस्कृति बदनाम होगी कि नहीं होगी? तो कहने का पर्पस था कि वो अच्छा टीचर था, पर उससे सिर्फ मीडिया या पॉलिटिक्स या जो भी उनको फॉलो करता हुआ, उसने गुमराह कर दिया उसकी इम्यूनिटी को। तो वो ऐसी चीज पर फोकस करने लग गया जिसका कोई मीनिंग था ही नहीं। अगर सिर्फ टीवी से, फिल्मों से या उसके मंतव्य से कोई चीज खराब होती तो उससे ज्यादा खराब काम तो माई गॉड में था। हालांकि खराब क्या था, वहां सब मजहबों की असली बताई गई थी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हर मजहब में ऐसे पाखंड चलते हैं। कहाँ नहीं चलते? किस हिंदू में नहीं चलते, मुस्लिम में नहीं चलते, क्रिश्चियन चलते? हाँ, हर जगह नहीं होता, ये भी बात सच है, पर जहाँ होता है उसको उजागर किया, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम लोग खुद मानते हैं कई जगह धंधा चलता है। आप चले जाइए अजमेर शरीफ पे, अभी जितना ख्वाजा गरीब नवाज की काम नहीं थे, उससे उल्टे सीधे काम हो रहे हैं वहां पे। तो उसमें कोई गलत क्या है? तो ये ओवर रिएक्ट करना, ये होता है हाइपर सेंसिटिविटी। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ किसी को पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों ने पैसा दिया, मैं पढ़ा रहा हूँ, अब इस क्लास में कोई मेरी बुराई करे और मैं उससे गुस्सा हो जाऊं, ये होगा हमारा ओवर सेंसिटिविटी रिएक्शन, हाइपर सेंसिटिविटी। आपका हक है मेरे पढ़ाए हुए चीजों के में कमी निकालना, जेन्युइन कमी निकालना। एक होती है बस कमी निकालना, वो नहीं। हाँ, सर धीमा पढ़ा रहे हैं, गलत पढ़ा रहे हैं, आपका हक है, आप मुझे बता सकते हैं, मुझे उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करके मुझे करेक्ट करना पड़ेगा, ये मेरा गुड रिएक्शन होगा। और मैं गाली देने लग जाऊं तो हटाओ, क्लास से मैं निकाल दूं, ये मेरा हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होगा आपके सवाल के प्रति। सर समझे? हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपो सेंसिटिविटी और नॉर्मल रिएक्शन, तीनों में फर्क है। आप मुझे गाली दे रहे हैं, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरा हाइपो रिएक्शन होगा, यानी मुझे कुछ ना कुछ तो बोलना चाहिए था। आपने मुझे गलतियां बताई, मैंने उसको एक्सेप्ट किया और मैंने उसे करेक्ट किया, सेकंड डे अच्छा पढ़ाया, ये मेरा गुड रिएक्शन है। आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा, मैंने आपको डांट दिया, मैंने आप क्लास से बाहर निकाल दिया, ये मेरा हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन है आपके सवाल के अगेंस्ट। अब समझे शायद? यस सर, थैंक यू। ओके। जितना स्टिमुलाई, जिस लेवल का स्टिमुलाई है, उस लेवल का हमारी बॉडी का रिएक्शन होगा, तो ही हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा है। वरना हमारा इम्यून सिस्टम अफेक्ट हो चुका है, रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है। समझ रहे हैं आप? हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें रिएक्शन ज्यादा देनी है या कम देनी है। उसको बोलते हैं डिस्टर्ब रिएक्शन, या हाइपर या हाइपो, दोनों डिस्टर्ब हमारे, ये हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट है। इम्यून को सिखाया जाता है ऑलरेडी कि कौन हमारा है, कौन पराया है, किसको कितना रिएक्ट करना है, किसको कितना रिएक्ट नहीं करना है। इसको ये अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आती है? ये हमारी अपनी नॉलेज से आती है। हम किसी भी स्टिमुलाई पे कितना रिएक्शन देंगे, ये हमारे अपनी इनर जो नॉलेज होती है उसके बेस पे आती है। अब चूंकि हमारे सारे सोर्सेस खत्म कर दिए गए नॉलेज के, तो हम दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, तो वो जैसा हमें नचाएगा हम वैसे नाचने लग जाएंगे। ठीक, इसलिए स्टडी मस्ट, बेसिक है आपकी। चलिए, मे बी ये टॉपिक को मैंने इसलिए लंबा खींचा या इसलिए लंबा बताया, ये बेसिक चीज थी, जानना आपके लिए जरूरी है कि कैसे हमारी बॉडी काम करती है। मैंने इसलिए इस टॉपिक को ज्यादा बड़ा बताया। कई लोग पूछना चाह रहे होंगे, पर पूछा सर ने, तो इस उनके बहाने से बहुत सारी चीजों की क्लियर हो सकता है। हमारा पर्पस सिर्फ टॉपिक पढ़ाने का नहीं होना चाहिए। टीचर का काम होता है बहुत सारी भ्रांतियां दूर करना, मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, क्योंकि हम एक समाज के अभिन्न अंग होते हैं। वकील हो गया, डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया, मीडिया हो गई, ये सब समाज के महत्वपूर्ण अंग हैं। इनके आसपास समाज घूमता है हमारा। ठीक, तो हम गैस्ट्राइटिस पढ़ रहे थे। गैस्ट्राइटिस का सिंपल मीनिंग होता है इन्फ्लामेशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा। आगे हम पढ़े डेफिनेशन में, एपिथेलियल सेल डैमेज एंड रीजनरेशन विदाउट एसोसिएटेड इन्फ्लामेशन इज प्रॉपरली रिफर्ड टू एज गैस्ट्रोपैथी। ठीक है, कई बार क्या होता है आपको मालूम नहीं चलता, हमारी कोई भी बॉडी पार्ट अफेक्ट हुआ यानी इन्फ्लाम्ड हुआ और फिर से उसने रीजनरेट कर लिया, तो आपको पता नहीं चलेगा।
ठीक, जब उससे आगे बात बढ़ जाएगी, एडॉप्टेशन से पहले बात बढ़ जाएगी, उसके बाद हमें सेल इंजरी होती है। आपको सेकेंड ईयर में एक टॉपिक पढ़ने को मिला होगा, सेलुलर एडॉप्टेशन। उसमें ये सिखाया जाता है, बताया जाता है कि हमारी बॉडी में कई सेल्स रूटीनली हजारों बार अफेक्ट होती हैं और अपने आप को फिर से खड़ा कर लेती हैं, आपको पता भी नहीं चलता। वो अडोप्टेशन है, अडोप्ट कर लेती है, कभी साइज छोटा करना है, कभी साइज बड़ा करना है, अकॉर्डिंग टू नीड वो अपने आप को एडजस्ट करती रहती है। मगर इतनी ज्यादा इंजुरी नहीं होती कि आपको सिम्टम आने लग जाए, वो उस लेवल पे ही होता है, चलता रहता है। गैस्ट्रोपैथी may be referred without histological evidence and just according to gross appearance। ठीक, तो अभी यहाँ नहीं पढ़ना है, फिर आगे जाएंगे हम, ये बात करेंगे गैस्ट्राइटिस किस सेक्स में ज्यादा होती है, मेल या फीमेल। तो हालांकि कई बुक्स बोलती हैं कि मेल ज्यादा अफेक्टेड होता है फीमेल की तुलना में, और कई बुक्स बोलती है इक्वल रहता है। ठीक, मगर मेल टू फीमेल रेशियो ये 2:1, पीओडी अलग होती है। क्या मतलब होता है पीओडी का, कौन बताएगा? पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी, पेप्टिक अल्सर डिसीज पढ़ेंगे आगे जाके हम, जो कि आपको मेल में ज्यादा देखने को मिलेगी। हालांकि अब ये रेशो गड़बड़ा गया है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अब वो सारे काम फीमेल कर रही हैं, जो एक टाइम पे सिर्फ मेल किया करता था। बाहर जाके जॉब करना मेल का काम था, स्मोकिंग करना मेल का काम था, अल्कोहल लेना मेल का काम था, मल्टीपल स्ट्रेस लेना मेल का काम था। अब ये काम फीमेल को भी करना पड़ रहा है, क्योंकि वो भी जॉब में, उसको भी 50 चीजें फेस करनी पड़ जाती हैं, तो उसको भी कई सारी चीजें जाने अनजाने में या चाहते चाहते हुए करना पड़ जाती है, तो वो भी इससे अफेक्टेड हो रही है। तो अब इक्वल है, जब से इक्वलिटी आई है ना, तब से बहुत सारे बेनिफिट्स हुए हैं, बहुत सारे लॉस भी हैं। कोई भी चीज हो उसके दो पहलू होते हैं, हाँ? एक अच्छा वैल्यू भी होता है, एक बुरा वैल्यू भी होता है। अब हम कहाँ तक कंफर्ट है, हम कहाँ तक कंफर्ट है उन चीजों को एक्सेप्ट करने में, वहां तक हमारे लिए ठीक है। सबके अपने अपने दायरे हैं, सबके अपने अपने दायरे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, किसी को एक स्टार की जिंदगी बहुत अच्छी लगती होगी, अलीशान घर, अलीशान पैसा, अलीशान बंगले, अलीशान लाइफ, ठीक है ना, मैक्सिमम लोगों को अच्छा लगता है यार ये जिंदगी तो अलग ही जिंदगी है। पर उन मैक्सिमम लोगों को, या मैक्सिमम लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होंगे, ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हमारी वाइफ को या हमारी बहन को कोई सरेआम पर्दे पे चूमे, सरेआम उनके साथ कोई इंटीमेट सीन करे। हर कोई नहीं एक्सेप्ट कर पाएगा। तो मेरा पर्पज ये है कि जिंदगी तो बहुत सारी चीजों की अलग अलग दिख रहे हैं आपको, पर आप उसमें कहाँ तक कंफर्ट है, वहां तक आपके लिए सक्सेस है। बस दूसरे को भी मत करिए, हो सकता है वो उस चीज में कंफर्ट हो, आप नहीं हो, वो आपके लिए सक्सेस नहीं होगी। आप अपना देखिए कि हम कहाँ तक कंफर्ट है। ठीक, पैथोफिजियोलॉजी की बात करें हम, तो मैकेनिज्म ऑफ म्यूकोजल इंजरी, यानी जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा है उसकी जो इंजरी होगी, तभी तो हम बोलेंगे गैस्ट्राइटिस। इम्बैलेंस कैसे हो जाएगा? कुछ होते हैं हमारे एग्रेसिव फैक्टर, जैसे कि एसिड प्रोडक्शन। एसिड एसिड किसी के लिए बनता है? फूड को तोड़ने के लिए, फूड में और ज्यादा उसको डाइजेशन करने के लिए, पर उसका प्रोडक्शन ज्यादा बन जाए। पेप्सिन, इनका इम्बैलेंस हो जाए, एसिड और पेप्सिन। दो ही बातें मेन है, या तो एसिड का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए, या हमारा डिफेंस मैकेनिज्म कमजोर पड़ जाए, बस दो ही है। तीसरा मैक्सिमम फैक्टर कुछ नहीं होगा, या तो डिफेंस मैकेनिज्म हमारा कमजोर हो जाए, या एसिड का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए, बस। ये देखिए, इस चित्र से आपको सारी तस्वीर क्लियर हो जाएगी। ये इन्फेक्शियस एजेंट्स है, ये प्रोटेक्टिव फैक्टर है। इन दोनों में जब तक बैलेंस है, हम बीमार नहीं होंगे। जैसे ही जिस तरफ का पलड़ा भारी हो गया, उस तरफ के सिम्टम आएंगे। आप यहाँ देखो, एच पाइलोरी का पलड़ा भारी हो गया तो हमको पेप्टिक अल्सर बन गया, ये अल्सर हो गया। प्रोटेक्टिव फैक्टर हमारे जो थे वो हमारे कम पड़ गए, तो हम प्रोटेक्ट कर नहीं पाए।
समझ रहे हैं ना हम? वैलेंस, यहां तक हमने डेफिनेशन पढ़ी, पॉजिटिव एजेंट्स पढ़े, इटियोलॉजी पढ़ी, बाकी रह जाएगा हमारा एक्यूट और क्रोनिक यानी टाइप। दोनों के हम टाइप पढ़ेंगे, कल इसको हम कंप्लीट कर लेंगे, टाइप और ट्रीटमेंट को। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, इसलिए मैं इसको स्लोली चला रहा हूँ। कोई भागम भाग भी नहीं है हमारी लाइफ में, भी इजिली पढ़ना है हमको। एक्यूट गैस्ट्राइटिस पढ़ेंगे, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस पढ़ेंगे, दोनों के फीचर देखेंगे, कॉम्प्लिकेशन देखेंगे और ट्रीटमेंट देखेंगे। टॉपिक हमारा फिनिश हो जाएगा। यहाँ तक किसी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि ये रूटीन टॉपिक, रूटीन। कोई भी सर ये एसिड सेक्रीशन ज्यादा जो इरिटेट होते हैं और गुस्सा करते हैं, साइकोलॉजिकल कॉजेज से भी होता है सर, उसके है ना? लिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि हमारी बॉडी में एसिड प्रोडक्शन किन किन चीजों से अफेक्ट होता है। एंगर से अफेक्ट होता है नो डाउट, स्ट्रेस से अफेक्ट होता है नो डाउट, स्मोकिंग अफेक्ट करती है नो डाउट ना, ये सब चीजें हमारे एसिड को बढ़ाती हैं। तो ये भी आपको फैक्टर मालूम होना चाहिए। वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन। एसिड का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है और कौन कर रहा है, ये आपको मालूम होना चाहिए। फूड बहुत फर्क डालता है आपकी लाइफ में, बहुत फर्क डालता है। बुजुर्गों ने बोला भी है, जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। इसलिए बोला है क्योंकि अन्न हमारे बॉडी को अफेक्ट करता है। जैसा डीजल डालेंगे वैसी गाड़ी रिस्पॉन्स देने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, नो डाउट। कल इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे हम, आज इतना ही। कोशिश करिएगा इसके बारे में जानने की। फिजियोलॉजी पढ़िए इसकी, आज पैथोलॉजी पढ़िए और कल इसको फिर से करेक्ट करिए गैस्ट्राइटिस। ये सब समझ में आएगा। एसिड सीक्रेशन, बाइकार्बोनेट बफर क्या होते हैं, ब्लड फ्लो कम हुआ तो क्या होगा, ठीक, डिस्ट्रप्शन में कुछ क्लियर हो जाएगी हमारी, डायरेक्ट में कुछ इंजरी हो जाएगी और डायरेक्ट हमको इन्फ्लामेशन हो जाएगी। इस सब प्रोसेस है, एकदम से कुछ नहीं होता। हमारे माइंड को कंट्रोल किया जाता है विज्ञापन के द्वारा आजकल। फॉर एग्जाम्पल, एक टाइम पे हमको 40-50 रुपए लीटर पेट्रोल महंगा लगता है, तो आज हमको 125 रुपए लीटर महंगा नहीं लगता। कौन कंट्रोल करिए हमारे माइंड को? क्यों रिएक्ट नहीं कर रहे हैं? कुछ तो है जिसने ये कंट्रोल कर रखा है। सोचिएगा और फिर रिएक्ट करिएगा। मिलते हैं कल आपसे। थैंक यू। ओके, बाय।